हेलो मेरे भविष्य के वीएलडीए डॉक्टर साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएलडीए कैंपस पर। और बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हमारी जो बायोलॉजी का चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा था, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का लास्ट टॉपिक। इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा और जैसे ही आप इस वीडियो को अच्छे से देखोगे तो आप लोगों को इसका प्रैक्टिस सेट भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। तो बच्चों, आप प्रैक्टिस कर लेना उससे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो प्रैक्टिस सेट के बाद बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना भाई, ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो आइए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक ज़रूर कर देना। उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाना और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक रहेगा पहला हमारा डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, कि डार्विन की इवोल्यूशन की थ्योरी क्या थी। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, यानी नाम ये पूछा जा सकता है कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दी थी। ठीक है, तो आप कहोगे CR डार्विन, या ऐसे भी लिखा जा सकता है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि उन्होंने क्या कहा था, उनकी एक फेमस बुक भी आई थी, वो क्या थी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उनकी बुक का भी नाम ध्यान रख लेना भाई। ठीक है, और उनकी जो थ्योरी है उसको नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन 3 बन सकते हैं यहाँ से कि सबसे पहला क्वेश्चन कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दी थी, तो आप कहोगे रॉबर्ट डार्विन ने। ठीक है, रॉबर्ट डार्विन की कौन सी फेमस बुक है जिसमें इवोल्यूशन के बारे में बताया गया है, तो बच्चों वो बुक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और तीसरा जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज नोन एज, कि नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी है उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो मेरे साथियों, इस तरह से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से। अब नेक्स्ट है भी, इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या क्या बात कही थी, उन बातों को ध्यान से समझो। पहले इन्होंने कहा था कि विद एनी पॉपुलेशन देयर इज नेचुरल वेरिएशन, कि जहां भी जो भी जनसंख्या है, जनसंख्या में कुछ प्राकृतिक रूप से परिवर्तन मिलेगा आपको। सम इंडिविजुअल हैव मोर फेवरेबल वेरिएशंस देन अदर, और कुछ में जो वेरिएशंस है आपको ज्यादा मिलेगी। अब इन वेरिएशन का मतलब क्या है बच्चों, तो इनका मतलब ये है कि जो 2 एनिमल्स हैं वो एक जैसे दिखेंगे पर उनमें कुछ ना कुछ चेंजेज हमेशा आपको मिलेंगे। और ये जो चेंजेस हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण हैं, उनकी जो सेक्सुअल सेल्स हैं, गैमेट सेल्स है बच्चों, उनके कारण है। ठीक है, जैसे कि कोई लंबा है, कोई बौना है, किसी की टांग लंबी है, किसी के हाथ लंबे हैं, तो ये सारी की सारी जो वेरिएशंस आती है बच्चों, ये क्या है, जेनेटिकली आती हैं। ठीक है, ये इनका पहला पॉइंट था डार्विन की थ्योरी का। दूसरा है, इवन दो ऑल स्पीसीज प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग पॉपुलेशन रिमेन फेयरली कांस्टेंट नेचुरली। तो दूसरा पॉइंट में इसने क्या कहा था कि जो सारी की सारी जो स्पीसीज है, प्रजातियां हैं, वो क्या है, काफी संख्या में जो नए ऑफ स्प्रिंग्स है, डॉटर सेल्स है, वो प्रोड्यूस कर सकती है। पर इन्वायरमेंट में क्या है, नेचर में क्या है भाई, इनकी कांस्टेंट बैलेंसिंग बनी रहेगी। कैसे भाई, देखो, जो बंदा जन्म लेता है वो मरता जरूर है, जो बंदा जन्म लेता है वो मरता जरूर है। तो इसी के कारण कहते हैं भाई, जो नेचुरल फिनोमिना है, इसका जो नेचुरल बैलेंसिंग है वो बनी रहेगी। समझ गए ना, जितने बंदे जन्म लेंगे मरेंगे, कुछ तो मरेंगे, सारे एक साथ नहीं मरेंगे। तो ठीक है ना, तो ये क्या है बच्चों, कांस्टेंट, नेचुरली कांस्टेंट रहेंगे नेचर में। ठीक है, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट जो इनका पॉइंट था वो था, दिस इज ड्यू टू स्ट्रगल बिटवीन मेंबर ऑफ स्पीसीज एंड डिफरेंट स्पीसीज फॉर फूड स्पेस एंड मेट। तो ये क्या है बच्चों, जो नेचुरली कांस्टेंट किस कारण रहती है, क्योंकि जो स्पीसीज हैं, जो एनिमल्स हैं अलग अलग प्रजाति के, वो एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं भोजन के लिए।
ठीक है, उसके साथ साथ अपने सर्वाइवल के लिए, स्पेस के लिए और मेटिंग के लिए वो लड़ते रहते हैं एक दूसरे के साथ। इसी लड़ाई में क्या है, कुछ एक की जो लाइफ है उनका लॉस हो जाता है बच्चों, ठीक है, कुछ की लाइफ बिना फूड के खत्म हो जाती है, ठीक है ना। जैसे ये जो बातें हैं बच्चों, जैसे हम बात करते हैं हमारे एक छोटे से गांव की, तो गांव में क्या होते हैं, गांव में अमीर लोग भी होते हैं, मध्यम वर्ग के लोग भी होते हैं, गरीब लोग भी होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में हर किसी के पास जो एफिशिएंसी नहीं होती अपने आप के सर्वाइवल के लिए, तो जिनके पास सर्वाइवल के लिए एफिशिएंसी नहीं होती उनको दिक्कत आती है बच्चों। वो कुछ बंदों में कुपोषण की भी शिकायत हो जाती है, तो वो जल्दी मर जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है भी, एक जगह मान लो अगर 50 बच्चों ने जन्म लिया है, तो 50 बच्चों ने जन्म लिया है, तो वहां बच्चों डेथ रेट 30 का तो होगा ही होगा। तो ये नेचुरल बैलेंसिंग है बच्चों, ये बनी रहेगी, ठीक है ना किसी तरह से। द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल विद इन पॉपुलेशन एलिमिनेट्स द अनफिट इंडिविजुअल, यानी जो स्ट्रगल इसमें होता है, ठीक है, जो लड़ाई झगड़े वो होते हैं हमारे नेचर में सर्वाइवल के लिए, तो उनमें से जो अनफिट इंडिविजुअल्स है बच्चों, उनको वहां से बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि उनसे इतना काम धाम होगा नहीं, ठीक है, वो आराम से रेस्ट फरमाएंगे भाई, ठीक है। उनको ज्यादा दिक्कत होगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, टेबलेट्स लेनी पड़ेगी और डेथ भी जल्दी होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो फिट इंडिविजुअल्स हैं वो क्या करेंगे, पोजेस करेंगे फेवरेबल वेरिएशन को और सर्वाइव करेंगे और वो रिप्रोड्यूस भी करेंगे, ठीक है ना। तो इसको कहेंगे बच्चों हम नेचुरल सिलेक्शन, इसको क्या कहेंगे, नेचुरल सिलेक्शन। समझ गए मेरी बात भाई, इतनी बात समझ आ गई तो आप लोगों को तो मैं आगे चलूं भाई, और ना आई है तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है मेरे साथियों। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है बच्चों, यानी जो नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म है उनका जो सर्वाइवल है उसको हम नेचुरल सिलेक्शन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट इन्होंने कहा, इंडिविजुअल हैविंग अ फेवरेबल वेरिएशन पास ऑन वेरिएशन टू प्रोग्रेसिव फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, की जो फिट और इंडिविजुअल जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करेंगे, अपनी जो वेरिएशंस, अपने जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो अपनी दूसरी जनरेशन में जो प्रोगेंसी का जो प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, उसके थ्रू अपने जो करेक्टर्स है वो क्या कर देंगे बच्चों, ट्रांसफर कर देंगे। These variation when accumulated over a long period of time lead to origin of new species। जैसे जैसे ये वेरिएशंस चलती रहती है कि किसी पेरेंट्स में, जैसे बच्चों देखो आप लोगों ने ये चीज़ सीखी है कि माता पिता दोनों के गुण बच्चे में मिलेंगे, ठीक है। फिर बच्चे की शादी होगी एक फीमेल के साथ, तो उस टाइम उनके बच्चे में भी थोड़ी थोड़ी वेरिएशन आएगी, यूं करके जो वेरिएशन आएगी ना, तो इसके बाद जब जो नई स्पीसीज बनेगी, नई प्रजाति बनेगी कुछ लंबे समय के बाद, तो वहां जो होगा करेक्टर वेरिएशन होगी वो चेंज होगी, टोटली चेंज होगी, ठीक है ना। परदादे की और पोते की जो वेरिएशन है, शकल सूरत है, जो बनावट है, स्ट्रक्चर है, उसमें आपको काफी डिफरेंस मिलेगा। इसलिए इसने कहा कि लंबे टाइम के बाद उनकी प्रजाति में क्या है, चेंज आएगा, नई स्पीसीज आपको मिलेगी। उसके बाद बच्चों आपने आज इसके इसी रिस्पेक्ट में जो बैनर देखा होगा, इसके ऊपर देख लो डायग्राम। पहले ह्यूमन ऐसे होता था, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, लंबे समय तक चलता रहा, और आज देखो ऐसे हैं भाई, ठीक है। कंप्यूटर के आगे बैठता है, लैपटॉप मोबाइल के बिना कोई काम ही नहीं करता, ठीक है। तो इस तरह से वेरिएशंस आती रहती हैं बच्चों। उसके बाद आइए भी नेक्स्ट पे। अब जो नेचुरल सिलेक्शन हमने पढ़ा, इसको हम अच्छे से क्लियर करते हैं ताकि हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं तभी तो आपको कहता हूं मेरे साथियों कि क्लास को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखा करो, आपका एक भी डाउट मैंने नहीं छोड़ना। जिन बच्चे को ये क्लास समझ नहीं आ रही है, कुछ उम्मीद मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये हो सकता है कि इस लास्ट चैप्टर में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई। बच्चों उस प्रॉब्लम से हमें कैसे निपटना है, तो मेरे साथियों इन वीडियो को जो मैंने इस चैप्टर की आपको प्रोवाइड की है, इनको अच्छे से देख लेना, कितनी बार, 2 से 3 बार, और फिर एक बार अपने नोट्स बना के देख लेना। मेरी गारंटी है बच्चों आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यार देखो मेहनत तो हर चीज के लिए करनी पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे तैयारी करते रहो, एडमिशन आपका हो जाएगा बस, ठीक है। इससे फालतू में आपको क्या कहूं यार। अब देखो नेचुरल सिलेक्शन पढ़ो,
नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ए स्पीसीज, कि ये क्या है कि एक स्पीसीज के इवोल्यूशन का प्रोसेस है जिसमें क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स विद हेल्प इन इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव, रिप्रोड्यूस आर पास्ड ऑन टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच डू नॉट हेल्प आर नॉट पास्ड। तो ये इसने क्या कहा बच्चों, ये वो प्रोसेस है बच्चों इवोल्यूशन का जिसमें स्पीसीज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, वो क्या है उनकी सर्वाइव में हेल्प करते हैं और रिप्रोडक्शन के थ्रू उनकी जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो इसको हम कहेंगे नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। और जेनेटिक वेरिएशन है बच्चों, जो जन्मजात विविधताएं हैं वो किस पे, इसका रॉ मटेरियल क्या रहेगा कि जो जेनेटिक वेरिएशन है ये इवोल्यूशन का रॉ मटेरियल है, कच्चा पदार्थ है बच्चों, ठीक है ना, समझ गए। जो बदलाव आते हैं जेनेटिक वेरिएशन में वो किसके कारण आते हैं, जेनेटिक वेरिएशन के कारण जो बदलाव आते हैं वो किस में आते हैं बच्चों, इवोल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन का काम करेगा, उसी के कारण जो लोगों के अंदर शकल सूरत है, रंग है, कलर है, वो सब क्या है बदले हुए होते हैं। अब नेक्स्ट है बच्चों, हम बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे बच्चों स्पेशिएशन की करेंगे। स्पेशिएशन ये क्या होता है बच्चों, द प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीसीज डेवलप, कि ये प्रोसेस जिसके द्वारा नई प्रजातियां जन्म लेती हैं फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्पीसीज इज नोन एज स्पीशियन, यानी जो पहले से प्रजातियां एग्जिस्ट कर रही हैं उनसे जब नई प्रजातियां बनेगी तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे स्पेशिएशन। क्या कहेंगे, स्पेशिएशन, ठीक है। और जो स्पेशिएशन है बच्चों ये सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो क्या है कि द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, कि जो नई स्पीसीज के बनने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहेंगे, स्पेशिएशन। आ गई समझ। अब जो कुछ फैक्टर्स हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट कारक हैं जो लीड करते हैं राइज ऑफ न्यू स्पीसीज, नई प्रजातियां बनने का, तो वो कौन कौन से हैं भाई। तो सबसे पहला तो रहेगा जियोग्राफिकल आइसोलेशन ऑफ पॉपुलेशन कॉज्ड बाय वेरियस टाइप्स ऑफ बैरियर्स। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा रहन सहन है, जगह है, जैसे कि हम बात करते हैं माउंटेन्स हो गए, माउंटेन रेंजेस हो गए, रिवर्स हो गई, सी हो गया, ठीक है, समुंदर हो गए, तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है बच्चों वो चेंज होता है, हर जगह का टेम्परेचर अलग होता है, वातावरण इन्वायरमेंट अलग होता है। तो इन इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेज आने के कारण जो स्पीसीज है बच्चों उनमें भी क्या आएंगे, वेरिएशंस आएगी। जैसे हम बात करते हैं, छोटी ही बात कर लो, बड़ी मत करो यार, आप दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाओ, कहीं आपको लोग ब्लैक मिलेंगे, कहीं ज़्यादा वाइट मिलेंगे, ठीक है। तो वो किसके कारण है, वो उनके इन्वायरमेंट के कारण है, उनके इन्वायरमेंट में जो चेंजेस होते हैं उसके कारण उनकी जो स्पीसीज हैं, जो प्रजातियां हैं बच्चों, उनमें भी क्या आते हैं, बदलाव आते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है, तो इसने कहा था जियोग्राफिकल आइसोलेशन लीड्स टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ड्यू टू विच देयर इज नो फ्लो ऑफ जीन्स बिटवीन अ सेपरेटेड ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के जो सेपरेटेड ग्रुप्स है भाई उनमें इसके कारण क्या है, जीन्स का फ्लो नहीं होता, तो अलग अलग जगह रहेंगे तो अलग अलग चेंजेस आएंगे। और रैंडम चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, जीन की फ्रीक्वेंसी में क्या आता है बच्चों, रैंडम चेंज आता है इसके कारण, ठीक है। उसके कारण क्या होगा कि जो स्पीसीज है, स्पीसीज में वेरिएशन भी आएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्या है बच्चों, थर्ड पॉइंट है, वो है वेरिएशन कॉज्ड इन इंडिविजुअल ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन। और सबसे बड़ा जो कारक है वो क्या है, नेचुरल सिलेक्शन का है, कि हर एक इंसान में जैसे उसके जीन्स पाए जाएंगे वैसी ही उनके अंदर क्या आएगी बच्चों, उनकी जो औलाद है उनमें वेरिएशन आएगी। इतनी बात समझ आ गई। और इसमें अगर आपसे क्वेश्चन यूं पूछ ले भाई जो वेरिएशंस है, वेरिएशंस में सबसे बड़ा कारक कौन सा है, मेजर फैक्टर कौन सा है, तो आप कहोगे जियोग्राफिकल आइसोलेशन है, ठीक है। जियोग्राफिकल आइसोलेशन इज द मेजर फैक्टर इन द स्पेशिएशन ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स बिकॉज it interrupts the flow of genes between their isolated population through gametes, यानी उनके गैमेट्स में जो वेरिएशंस, जीन्स के कारण जो वेरिएशंस आती है तो उन वेरिएशंस को ये रोकते हैं। तो इसके कारण उनमें क्या आएगी, ज़्यादा वेरिएशन आएगी, माता पिता के गुण हैं वो ट्रांसफ़र कम होंगे गैमेट्स के थ्रू, ठीक है। और इन्वायरमेंट का उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो जियोग्राफिकल आइसोलेशन क्या है बच्चों, वेरिएशंस का मेजर कारक है। क्वेश्चन पूछे तो आंसर दे देना भाई। अब नेक्स्ट जो आता है बच्चों, इवोल्यूशन ऑफ आइज, क्या आएगा, इवोल्यूशन ऑफ
आईज। तो ये क्या है साथियों, आई इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेन है हमारा ये, ठीक है। तो विच कैन नॉट बी जनरेटेड बाय ए सिंगल डीएनए चेंज। तो ये जो हमारी आंखें हैं भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा जटिल स्ट्रक्चर है, जटिल अंग है ये, ठीक है। तो ये सिंगल डीएनए से नहीं बनता भाई, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वहाँ काफ़ी सारे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं सेपरेट सेपरेट होंगे बच्चों, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गन है एनिमल्स का सच एज आई हैव बीन क्रिएटेड इन स्टेजेस ओवर मेनी जनरेशन, कि अलग अलग जनरेशन में जो आईज का स्ट्रक्चर है बच्चों वो अलग अलग होगा। कुछ की आंखें छोटी होती है, कुछ की आंखें बड़ी होती है, कुछ की आंखें गोल होती है भाई, ठीक है। किसी की आईज का कलर ब्राउन होता है, किसी की आईज का कलर क्या होता है ब्लू होता है, किसी की आईज का कलर क्या होता है बच्चों ब्लैक होता है। ये कलर की वेरिएशंस भी इनके कारण आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक आई लाइक दैट फ्लैट वॉर्म वॉज फाउंड। सबसे पहले जो बेसिक आई फाउंड हुई थी स्ट्रक्चर में वो किसकी हुई थी, फ्लैट वॉर्म की हुई थी बच्चों, ठीक है। फ्लैट वॉर्म यानी प्लेनेरिया इसका एग्जाम्पल रहेगा, क्या रहेगा, प्लेनेरिया इसका क्या रहेगा बच्चों, एग्जाम्पल रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, starting from this basic eye more and more complex eyes were then evolved in various organism। तो इसके बाद क्या है, जो अलग अलग organisms हैं उनमें जो आईज का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता गया बच्चों, चेंज होता गया, वेरी होता गया। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव आई, कि ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं उनमें आई होती है, जैसे इंसेक्ट हो गया, ऑक्टोपस हो गया एंड इनवर्टेब्रेट्स हो गए बच्चों, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ आई इज एन एग्जांपल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्टेजेस, यानी आंख के अंदर जो वेरिएशंस आती हैं वो क्या है, वेरिएशंस का, इवोल्यूशन का सबसे बड़ा एग्जांपल रहेगा। उसके बाद है बच्चों इवोल्यूशन ऑफ फीदर्स, यानी पंख की बात करते हैं हम, ठीक है। तो समटाइम्स एन इवोल्यूशनरी चेंज produced in an organism for one purpose later on becomes more useful for entirely different functions। जैसे क्या हो गया, feather of birds। तो birds evolved feathers as mean of providing इंसुलेशन टू देयर बॉडीज इन कोल्ड वेदर, यानी जो बच्चों इनके फीदर्स है, विंग्स हैं, ठीक है, वो किस लिए बनाए गए हैं, ताकि सर्दी हो गर्मी हो वो अपने आप को ठंडा रख सके, अपने मौसम के अनुसार खुद को बचा सके। बट इसके बाद इनके जो फीदर्स है वो यूजफुल हो गए उनके उड़ने के पर्पज से भी, ठीक है ना। उसके बाद इवन सम डायनासोर्स हेड फीदर, कुछ डायनासोर्स अभी उनमें फीदर्स थे, विंग्स थे, पंख थे, ठीक है। दो दे कुड नॉट फ्लाई बाय यूजिंग दीज फीदर्स, पर वो नहीं उड़ सकते थे भी, डायनासोर उड़ नहीं सकते थे, ठीक है। उनके फीदर्स होते थे बट वो उड़ नहीं सकते थे। तो प्रेजेंस ऑफ जो फीदर है बच्चों बर्ड्स में और डायनासोर में, तो वो एक रिलेशनशिप दिखाती है किसके बीच में, रेप्टाइल्स के बीच में, ठीक है। उसके बाद है बच्चों इवोल्यूशन बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन, कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन के द्वारा जो सिलेक्शन के द्वारा इवोल्यूशन कैसे होगा। तो मेरे साथियों सबसे पहले क्या है कि जो फार्मर्स थे उन्होंने कल्टीवेट की विल्ड कैबेज एज ए फूड प्लांट फॉर ओवर 2000 ईयर्स पहले, 2000 साल पहले उन्होंने वाइल्ड कैबेज लगाई, ठीक है। उसके बाद क्या प्रोड्यूस्ड एंटायरली डिफरेंट लूपिंग वेजिटेबल्स लाइक कैबेज, ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर एंड कोटरबी एंड केले। उसके बाद क्या है जो कैबेज की बच्चों अलग अलग वेराइटीज आई, ठीक है, वाइल्ड कैबेज, कैबेज, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कोलिरबी एंड केले। तो इसमें क्या हुआ था, इस प्रोसेस के दौरान बच्चों जो फार्मर ने क्या लगाई, सबसे पहले वाइल्ड कैबेज लगाई, तो उससे कॉमन वेराइटीज ऑफ कैबेज प्रोड्यूस हुई, और फिर फार्मर ने क्या किया, अरेस्ट कर लिया, यानी फ्लोवर डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड कैबेज प्लांट को, यानी उसने क्या है कैप्चर कर लिया उस चीज को, ठीक है। उसके बाद क्या है उसने जो दूसरी वेराइटी प्रोड्यूस की उसको कहेंगे ब्रोकली, और फिर फार्मर ने स्टायर कर लिए फ्लावर किसके, यानी उनके मिक्सअप कर दिया किसके, फ्लावर्स को, वाइल्ड कैबेज के और ब्रोकली के। तो वहां से जो नई वेराइटी बन के आई वो आई कॉलीफ्लावर, ठीक है। उसके बाद फार्मर ने क्या किया, स्वेलन पार्ट ले लिया, जो गोभी का वो भाग ले लिया जो क्या था, स्वेलन था, यानी थोड़ा फूला हुआ था, ठीक है। और उसको दूसरे पार्ट के साथ दूसरी वैरायटी के उससे दूसरी वैरायटी उसको मिली, उसको कहा कोलरबी। और फाइनली जो फार्मर था भाई उसने जो वाइल्ड कैबेज के बड़े बड़े पत्ते थे उनको लिया और उनसे प्रोड्यूस किया, तो उससे क्या है लीफी वेजिटेबल प्रोड्यूस हुई जिसको कहते हैं काले, यानी ये भी वाइल्ड कैबेज की बच्चों क्या है एक वैरायटी है। तो इस तरह से आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी किया जाता है भाई।
उसके बाद आता है बच्चों, इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस, कि इवोल्यूशन है उसको हम इक्वेट नहीं कर सकते प्रोग्रेस के दौरान। कैसे भाई, देयर इज नो रियल प्रोग्रेस इन कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में कोई रियल प्रोग्रेस नहीं होती। इवोल्यूशन इज जस्ट प्रोडक्शन ऑफ डाइवर्सिटी। इवोल्यूशन क्या है? डाइवर्सिटी की प्रोडक्शन है, यानी जो विविधताएं हैं उनका उत्पादन करती हैं बच्चों, ठीक है, लाइफ फॉर्म्स यानी जीवन में। शेपिंग ऑफ दिस डाइवर्सिटी बाय इन्वायरमेंटल सिलेक्शन, और इन्वायरमेंटल सिलेक्शन के द्वारा इस डाइवर्सिटी को क्या देती है? आकार देती हैं बच्चों। तो बच्चों इसमें जो हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने बात की कि जो चिंपैंजी हैं और ह्यूमन बींग्स हैं, ये दोनों दिखने में एक जैसे थे, बट ये क्या है कि एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। हैड ए कॉमन एंसेंटर ए लॉन्ग टाइम एगो, यानी पहले जैसे इनके स्टार्टिंग में जैसे चिंपैंजी के और ह्यूमन के जो शकल सूरत थी वो लगभग दिखने में एक जैसी थी बच्चों, ठीक है। तो ये क्या है? तो बच्चों जो हमारे मतलब इक्वेटेड जो प्रोग्रेस है, इसका मतलब ये नहीं है कि जब नई स्पीसीज फॉर्म होगी तो जो पुरानी स्पीसीज है वो डिसअपीयर हो जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगी हमारे इन्वायरमेंट पे, ठीक है ना। तो जैसे कि हमने जो फैक्टर्स हमने डिस्कस किए थे कि जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, नेचुरल सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो अलग अलग पॉपुलेशन है बच्चों, अलग अलग डिफरेंट डिजाइन की जो पॉपुलेशन फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि कॉमन बिलीफ था, पहले लोग ये विश्वास करते थे कि जो चिंपैंजी है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो क्या है? एंसेंटर्स है, मतलब कि जो पहले इनका कोई ना कोई रिलेशन था। तो इट इज हाउएवर नॉट ट्रू, ये सच नहीं है। ह्यूमन बीइंग इवॉल्व फ्रॉम चिंपैंजी, ये सच नहीं है। ह्यूमन बीइंग और चिंपैंजी थे वो दोनों अलग अलग थे, बट दोनों के जो गुण हैं, दोनों में क्या था? एंसेंटर्स थे, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स से काफी टाइम पहले, ठीक है। द ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ टू एंसेंटर्स evolved in their own separate ways to form the modern day chimpanzee and humans, यानी दो ऑफ स्प्रिंग एंसेंटर्स जिनके कॉमन थे, उनसे इवॉल्व क्या हुए चिंपैंजी और ह्यूमन। समझ गए भाई बात। इसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट पे, ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन, तो बच्चों इसमें क्या है कि ह्यूमन इवोल्यूशन हैज बीन स्टडीड बाय यूजिंग द वेरियस टूल्स ऑफ tracing evolutionary relationship like digging earth, carbon dating, studying fossils, determining DNA sequences। यानी ह्यूमन में जो इवोल्यूशन है बच्चों, उसको अलग अलग तरीके से पढ़ा गया। जैसे अर्थ को खोद के जो जीवाश्म मिले उनकी एज का पता लगाया गया, उन फोसाइल्स के बारे में स्टडी की गई और उनके डीएनए का जो सीक्वेंस था उसको पढ़ा गया। तो उससे ये पता लगाया गया भाई जो ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन की इवोल्यूशन कैसे हुई। तो द ह्यूमन रेसेस वर इवनली आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। पहले जो इंसान को पहचाना जाता है वो उसके स्किन के कलर से पहचाना जाता है। जैसे बच्चों इनको नाम दे दिया भाई, ठीक है, कि येलो, ब्लैक, वाइट, ब्राउन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो ह्यूमन रेसेस हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि देयर इज नो बायोलॉजिकल बेसिस फॉर डिवाइडिंग ह्यूमन बीइंग्स इनटू डिफरेंट रेसेस, कि बायोलॉजिकल जो बेस है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता इनके रंग पे, ठीक है। तो देखिए भाई ध्यान से, देयर इज सो मच डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी feature on earth that for a long time people used to talk about different races of human beings, and the human races were even identified on the basis of their skin color named like white, black, yellow और brown। और बच्चों ह्यूमन बींग्स है ना, ह्यूमन बींग्स का जो साइंटिफिक नेम है वो था होमो सैपियंस। क्या था? होमो सैपियंस। और बच्चों अब बिल्कुल लास्ट टॉपिक हमारा है, तो इस क्लास को अब थोड़ी सी देर और देख लेना भाई, 2-4 बातें बताऊंगा, उसके बाद हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। देखिए भाई, साइंटिस्ट जेबियस हेल्डेन ने यह सजेस्ट किया था 1929 में कि लाइफ मस्ट हैव डेवलप्ड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल,
कि जो लाइफ बनी है वो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी है, जैसे मीथेन हो गया, अमोनिया हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फाइड हो गया, इनसे बनी हुई है। और ये जो सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है बच्चों, फिर ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में बदल गए, जो हमारी लाइफ के लिए क्या थे, जरूरी थे। और जो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है बच्चों, जब इकट्ठे हुए तो उनसे फर्स्ट परमिटिव लिविंग ऑर्गेनिज्म बना। तो ये किसने कहा था, हेल्डन ने कहा था। तो हेल्डन ने ये भी कहा था अपनी थियोरेटिकल कंसिडरेशन के बेस पे कि जो सबसे पहले लाइफ का ओरिजिनेट हुई, सबसे पहले लाइफ ओरिजिनेट कहाँ हुई, सी वाटर में। कहाँ हुई बच्चों, सी वाटर में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद क्या था बच्चों कि जो थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ प्रपोज्ड बाय हेल्डन। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ किसने प्रपोज की थी, तो आप कहोगे हेल्डन ने। कब की थी, 1929 में। और इन्हीं की थ्योरी को प्रूव किया किसने, स्टानले एल मिलर और हेराल्ड सी यूरे ने 1953 में। इन्होंने जो बात कही थी हेल्डन ने, उस बात को इन्होंने मान लिया था। भाई इस बंदे ने जो बात कही है वो क्या है, बिल्कुल सच है। अगर आपको थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ के ऑप्शन में हेल्डन ना मिले तो उस केस में आपको टिक करना है बच्चों स्टानले एल मिलर और हेराल्ड सी यूरे। ध्यान रख लेना इस बात का, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों जो हमारा टॉपिक है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी, समझ आई होगी। और बच्चों इसकी जो क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के लिए मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे आंसर की मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो बच्चों VLDA कैंपस को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और इसके साथ साथ जो हमारे सब्सक्राइब के साथ आपको एक बेल आइकन दिखाई देगा, उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करना। और बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक जरूर कर देना। इसके साथ साथ बच्चों टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। भाई क्यों जरूरी है ग्रुप ज्वाइन करना, क्योंकि ढेर सारे क्विजेज हम यहाँ करवाएंगे। जैसे ही आपके फॉर्म निकलेंगे, नोट्स प्रत्येक चैप्टर के आपको मिलेंगे, वर्कशीट प्रैक्टिस के लिए हम दे रहे हैं बच्चों, हर एक सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ साथ क्लास का जो टाइम टेबल है डेली का वो हमारे ग्रुप में अपडेट होता है। VLDA के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, डाउट सेशंस भी होते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है बच्चों वो भी हम डिस्कस करते हैं। और जल्दी आपको ये क्वेश्चंस है सॉल्यूशन के साथ भी मिलेंगे। वीडियो लेक्चर भी इनकी एक्सप्लेनेशन के मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो बच्चों सबसे पहले हमारे आप वीडियो लेक्चर्स देखिए। अगर आपको वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो उसके बाद डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, भाई उसको ज्वाइन कर लेना। उसको ज्वाइन करके VLDA कैंपस नाम आएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है ना, यानी ग्रुप के आइकन नेम पे। उसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करोगे तो फाइल्स का ऑप्शन आएगा बच्चों, और फाइल्स में आप लोग हमारी PDF फाइल्स के सैंपल्स देख सकते हो। और उन सैंपल्स के जैसी ही हम सारी फाइल्स आपको हमारे दूसरे ग्रुप में प्रोवाइड करेंगे। तो दूसरे ग्रुप में ऐड होने के लिए जो हमारे एडमिन्स है इस ग्रुप के, उनको SMS कर देना, भी वो आपको ऐड कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए भाई इतना ही, अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में भाई। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।